इंडिया में टोटल 4 प्रिंटिंग प्रेस है जो करेंसी नोट्स को प्रिंट कर सकती है। ऑल द लाइसेंसेस जो है दे आर प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे, एक है CRR और एक है SLR। कि भाई रुपए का दाम बहुत गिरा जा रहा है इन कंपैरिजन टू डॉलर। अगर आप रेट चेक करोगे तो पहले कहाँ 60 रुपीज पर का $1 हुआ करता था और अब वही नंबर 85 तक भी टच करके आया था। क्योंकि पैसा ही सस्ता हो चुका है तो चीजों का दाम बढ़ने लग जाता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट RBI का रोल जो मेरे हिसाब से जो स्टॉक मार्केट प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेपो रेट। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं RBI आखिर करता क्या है। इस वीडियो में हम लोग RBI के 4 सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें करेंसी रेगुलेशन, हाउ RBI इज बैंक्स का बैंक्स, ये डिस्कस करेंगे, फॉलोड बाय हाउ RBI रेगुलेट्स द इंटरेस्ट रेट दैट इज द रेपो रेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे हाउ RBI एक्चुअली ट्रेड्स इन फॉरेक्स। बेसिकली RBI कैसे अपने करेंसी को डिफेंड करता है इन कंपैरिजन विद ग्लोबल करेंसीज। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट दैट इज द करेंसी रेगुलेशन। तो जैसा कि आप जानते हो कि करेंसी नोट जो होता है वो प्रिंट किए जाते हैं, तो करेंसी नोट की जो प्रिंटिंग होती है इसको इंडिया में सिर्फ 2 रेगुलेटरी बॉडीज कर सकती है। एक है हमारी स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड वन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में टोटल 4 प्रिंटिंग प्रेस है जो करेंसी नोट्स को प्रिंट कर सकती है। एक नासिक में है, एक देवास में है, एक मैसूर और एक सैल्बोनी में। नासिक और देवास के प्रिंटिंग प्रेस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैसूर एंड सैल्बोनी के प्रिंटिंग प्रेस आर ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो RBI बेसिकली रेगुलेट करता है कि किसी भी साल में या फिर किसी भी फाइनेंशियल टर्म में कितने करेंसी नोट्स प्रिंट किए जाएंगे। इसी के अलावा जो भी करेंसी के पुराने नोट्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, जो यूज में नहीं रहते या फिर बहुत पुराने नोट जो होते हैं, उन्हें भी बेसिकली रिफर्बिश कर देता है करेंसी में। बेसिकली जो पुराने फटे वगैरह नोट्स होते हैं ना, अगर आप अपने रेगुलर बैंकर को जाके उसे जमा करते हो तो वो करेंसी नोट्स फिर जो बैंकर होता है वो बैंक RBI को देता है और RBI उन नोट को फिर रिप्लेनिश करके इकोनॉमी में वापस से रिसर्कुलेट कर देता है। करेंसी प्रिंटिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसे RBI को रेगुलेट करना होता है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर भाई देश में बहुत गरीबी है तो हम ज्यादा से ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप लेते, बट इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट करेंसी सर्कुलेशन के बेसिस पे ही एक्चुअली मैनिपुलेट किया जाता है। अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा करेंसी के नोट्स हम लोग सर्कुलेट कर दे ओवर प्रिंटिंग करके, तो इसे कहते हैं कि हम इकोनॉमी में ईज डाल रहे हैं, फिलहाल एक लिक्विडिटी को इंड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब होता है कि हम फ्यूचर से लोन ले रहे हैं। बेसिकली जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई जितने भी नोट छाप लेने चाहिए और फिर सब लोग अमीर हो जाएंगे, ऐसा इसका ड्रॉबैक ये होता है कि ये जो नोट हम एक्चुअली इशू कर रहे हैं, कोई नया पैसा कहीं से आया नहीं है, इकोनॉमी में कोई नया बिजनेस नहीं क्रिएट हुआ है। हमने बेसिकली बस एक आर्बिट्री स्टेज पे, आर्बिट्री नॉर्म्स पे हमने नोट्स को प्रिंट कर दिया है, करेंसी नोट को प्रिंट कर दिया है, मतलब हमने एक लोन ले लिया है, ऐसा होता है। तो बेसिकली जब आप बोलते हो कि आप हम अनगिनत नोट प्रिंट क्यों नहीं कर लेते, तो ऐसे केस में आप कह रहे हो कि हम अनगिनत कर्जा क्यों नहीं ले लेते। ये भी एक लॉजिक को रखना। वैसे तो करेंसी प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर में अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्कशन किया जा सकता है, बट क्योंकि ये एक स्टॉक मार्केट चैनल का पेज है, सो वी विल कीप इट फोकस ऑन स्टॉक मार्केट सेंट्रिक इश्यूज। बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि करेंसी प्रिंटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल टास्क है। हमारे देश में वैसे इन भाई साहब जैसे लोग हैं जो खुद से भी करेंसी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, बट ऑफिशियली देयर आर ओनली 2 बॉडीज जो करेंसी प्रिंटिंग में इन्वॉल्व हो सकती है, दैट एंड आई कैन रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेट्स मूव टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI बैंक्स का भी बैंक्स होता है। कहने का मतलब, अगर आपको देश में कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको काम करना है, तो ऑल द रेगुलेटरी रूल्स जो होते हैं या फिर ऑल द लाइसेंसेस जो है दे आर प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको प्राइवेट बैंक स्टार्ट करना है या फिर आज के तारीख में जितने भी प्राइवेट बैंक्स आप मार्केट में देख रहे हो, ये सारे के सारे जो एक प्लेबुक फॉलो करते हैं, और ये प्लेबुक लिखने वाला बैंक जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारे ही बैंक्स जो होते हैं वो RBI से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं या फिर RBI डायरेक्टली उनको इंस्ट्रक्शंस देता है एंड उसी इंस्ट्रक्शंस के अराउंड में दे हैव टू प्ले। RBI का रोल होता है कि देश में बैंकिंग को वाइडन करना, जितने ज्यादा लोग हो उन सबको बैंकिंग के बारे में अवेयरनेस आना चाहिए और काफी तरीके से फाइनेंशियल उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो RBI खुद इन्वॉल्व या फिर खुद फील्ड पे काम करने की बजाय प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स पे रिलाई करता है, जो जाके आपके बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आप तक के पर्कुलेट करेंगे और जितनी भी मेजर इन्फॉर्मेशन है या जितने भी मेजर ग्रांट्स या फिर जितने भी मेजर आपको स्कीम्स दिखती है गवर्नमेंट की, वो तक आप तक पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट की ही नहीं, प्राइवेट स्कीम्स में बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे इंश्योरेंस होता है, इन्वेस्टमेंट्स होता है, ये सारी चीजों को भी रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए RBI एक्चुअली बैंक्स का बैंक है, जो बैंकर्स को एक्चुअली गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि दिस इज हाउ यू हैव टू डू बैंकिंग इन दिस कंट्री। अब इन्हीं सारे बैंक्स के थ्रू RBI जो है एक्चुअली इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है। अब ये कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। इसके लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे, एक है CRR और एक है SLR। सबसे पहले CRR को समझते हैं।
ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम सारे लोग मिलके जब बैंक में, अपने प्राइवेट बैंक में या फिर कोई भी बैंक अकाउंट में अपने पैसे जमा करते हैं, तो सेविंग्स का या फिर अपने टोटल पोर्टफोलियो का एक सर्टेन पोर्शन ऑफ कैश रिजर्व हर प्राइवेट बैंक को रखना पड़ता है रिजर्व बैंक के पास में। बेसिकली अगर आपके बैंक के पास में सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व है तो उसका 4 से 5%, जैसे कि आज की तारीख में लगभग 4% का रेशियो चल रहा है, तो CRR 4 अगर है तो आपको 4 रुपए पर, या फिर परसेंटेज के दम में देखोगे तो 4% ऑफ योर नेट कैश आपको जमा रखना पड़ता है रिजर्व बैंक के पास में एज सिक्योरिटी। अब ये चीज क्यों, CRR क्यों किया जाता है? एक बैंक ताकि अपने पास एक बेंचमार्क नंबर ऑफ पैसा हमेशा रेडी रखे, एक रिजर्व रहे उसका सेंट्रल बैंक के पास में, दैट इज द रिजर्व बैंक इन दिस केस। इसके लिए इस चीज को मेंटेन किया जाता है। ये चीज को यूज कैसे किया जाता है इकोनॉमी को मैनिपुलेट करने के लिए, ये आप समझोगे। पहले हम SLR को भी समझ लेते हैं। SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें बैंक को अपने डिपॉजिट्स का सर्टेन परसेंटेज अपने ही पास रिजर्व रखना पड़ता है। CRR में क्या होता था, आप रिजर्व बैंक के पास में कुछ पैसे जमा करके रखोगे, और SLR में क्या होता है, आप अपने ही पास में, अपने ही बुक्स में सर्टेन परसेंट ऑफ लिक्विडिटी को रिजर्व करके रखोगे। जरूरी नहीं है कि आपको कैश ही रखना है, इसमें आप गोल्ड भी इन्वेस्ट करके रख सकते हो, और भी काफी सारे इन्वेस्टमेंट एसेट्स है जो बैंक को प्रोवाइड किए जाते हैं कि भाई हाँ, आप इसमें पैसा रखो, मिनिमम इतना % होना चाहिए। अब देखो, CRR और SLR ये दोनों ही ऐसा पैसा है जो डिपॉजिट का पार्ट है। हम जैसे लोगों ने जो बैंक को डिपॉजिट किया है, ये वो पार्ट है जो बैंक अपने मर्जी से यूज नहीं कर सकता है। कायदे से क्या होता है, हाउ डज अ बैंक वर्क, हम जैसे लोग डिपॉजिट करते हैं, कई बार फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कई बार अपने सेविंग्स में पैसे को रखते हैं, एक एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं। इस पैसे को बैंक फिर लेंडर्स या फिर लेंड आउट करता है, जो जैसे बैंक को एक लोन देना होगा। हाउ डज एक्चुअली बैंक मेक मनी, हमारे डिपॉजिट्स को किसी और को लेंड करता है, किसी और को लोन देता है, और वो लोन के ऊपर ब्याज कमाता है। दिस इज हाउ बैंक मेक्स मनी। अगर बैंक के पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी, बैंक के पास में ढेर सारा पैसा अगर जमा रहेगा, तो ढेर सारे लोन्स दे सकता है, वो लोन्स को कम इंटरेस्ट रेट पे भी दे सकता है। तो ऐसे करके क्या होगा, मार्केट में लेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी। अगर CRR और SLR कम रहेगा तो बैंक के पास लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी, और इवेंचुअली ग्लोबल मार्केट में या फिर लेंडिंग मार्केट में पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो CRR और SLR बैंक के हाथ में है क्या? नहीं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू CRR और SLR को मैनेज करता है, जिसकी वजह से वो डिसाइड कर सकता है कि मार्केट में लेंडिंग, लोन देना कितना फीजेबल है या फिर कितना देना चाहिए। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोचता है कि नहीं, मार्केट में डिफॉल्ट रेशियो या इकोनॉमी में क्राइसिस है, ऐसे समय पे लोन्स कम देने चाहिए, और देना भी है तो ज्यादा ब्याज दर पे दीजिए ताकि वही ले जो पे कर सकता है। तो ऐसे केस में सीधा सीधा RBI क्या बोलता है, CRR अप, SLR अप, राइट। सो CRR और SLR ये दोनों जो पैरामीटर है, ये दोनों को हम लोग ट्वीक करके एक्चुअली इकोनॉमी की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और यही RBI को हेल्प करता है टू मैनेज द इकोनॉमी। और ऐसे RBI कंट्रोल करता है सारे प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक बैंक्स को टू टेक कंट्रोल ऑफ इट्स ओन इकोनॉमी। जो थर्ड इंपॉर्टेंट रोल RBI प्ले करता है वो है इंडियन करेंसी को, हमारी करेंसी जो रुपया है, उसका प्राइस ग्लोबल मार्केट में स्टेबलाइज रखने का। अब देखो, आप में से काफी लोग ऑलरेडी जानते हैं कि भाई रुपए का दाम बहुत गिरा जा रहा है इन कंपैरिजन टू डॉलर। अगर आप रेट चेक करोगे तो पहले कहाँ 60 रुपीज पर का $1 हुआ करता था, और अब वही नंबर 85 तक भी टच करके आया था। तो ऐसे केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपना रोल प्ले करता है कि वो पूरी कोशिश करता है कि ये दाम कम से कम गिरे। जैसे जैसे उसको दिखता है कि भाई रुपये का दाम गिर रहा है, इंडियन रुपी, INR जो हमारी करेंसी है, इसका दाम अगर गिरता है, तो जो हमारे रिजर्व्स है, जो कंट्री के रिजर्व्स है, जो RBI के पास में जितने भी रिजर्व्स है, उनका भी तो दाम गिरेगा ना। कंट्री की ओवरऑल नेटवर्थ कम होने लग जाएगी अगर कंट्री के मेजर रिजर्व जो रुपीस में है उसका वैल्यू घटता चले जाए। तो ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, उसके फ्री कैश की मदद से या फिर उसके फ्री पैसों की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोज इनटू द करेंसी मार्केट एंड बाइज रुपीस। इससे क्या होता है, इंडियन रुपीस INR का डिमांड इंक्रीज होता है, और तब जाके कहीं रुपये का वैल्यू कम गिरता है। अगर RBI नहीं होता तो सोचो आज जो रुपया 85 तक आया है वो 100 भी पार कर गया होता और उससे भी ज्यादा हो गया होता। सो इट इज द पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्चुअली हमारे रुपए को स्ट्रेंथन करने की पूरी कोशिश करता है। अब देखिए, रुपए का स्ट्रेंथ पूरी तरह से रिजर्व बैंक के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि वो पूरे ही पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए को बचाने के लिए नहीं लगा सकता है, उसके और भी ढेर सारे काम होते हैं। बट स्टिल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में ये पावर है कि वो हमारे करेंसी को स्ट्रेंथन करने के लिए अब इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता है। सिमिलरली जब ग्लोबल करेंसीज में कोई डिस्काउंट मिलता है ना, तभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे अपना ट्रेडिंग करके देखता है। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है कि रिजर्व बैंक की RBI भी कहीं ना कहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व जरूर होता है, जब जब वो रुपए की डिमांड को सपोर्ट करता है, बेसिकली वो रुपए को एक सपोर्ट लेवल प्रोवाइड करता है,
तब तक एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड व्हाई वुड दे नॉट, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली कंट्री का जो नेटवर्थ होता है वो भी तो हमारे करेंसी पे ही बैक्ड है ना। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन होल्डिंग द करंट स्टेटस ऑफ आवर करेंसी इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ऑलराइट गाइस, बिफोर वी मूव इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट, अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना भविष्य देखते हैं तो आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने चाहिए कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, उसे कब लेना चाहिए और उसे कब बेचना चाहिए। अगर आप इन 3 सवाल के जवाब चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे 6 चेक कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैं आपको 6 डिफरेंट एनालिसिस सिखाता हूँ। अगर इन 6 में से किसी भी स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो हम उसे परचेस कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसे अवॉइड करते हैं। देखिए, ये कोर्स ने ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए और उसे एक्चुअली एक पॉजिटिव पुश देने के लिए। आपको स्क्रीन पर उसका फीडबैक भी दिख रहा होगा। वैसे तो ये कोर्स 2500 रुपीज का है, बट यूज कीजिए कूपन कोड LEARN और पाए इंस्टेंट 500 रुपीज डिस्काउंट। चलिए अब वीडियो पे वापस चलते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई का रोल, जो मेरे हिसाब से जो स्टॉक मार्केट प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब एक ऐसा ब्याज दर जिससे आरबीआई लेंडिंग करेगा। अगर आरबीआई ज्यादा ब्याज दर पे बाकी बैंक्स को पैसे देगा तो बाकी बैंक्स भी तो आपको, जो एंड कस्टमर है या फिर बिजनेसेस को, वो भी तो और ज्यादा ब्याज दर पे लोन प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ रही हो। अगर लेंडिंग का कॉस्ट ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, रेपो रेट ज्यादा है, तो मार्केट में लेंडिंग कम होगी, मतलब लोन्स कम लिए जाएंगे। लोन्स कम लेने का मतलब ये होता है कि जो भी एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है, एक की जगह 2 फैक्ट्री लगाना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहता है, जिसके लिए उसे लोन लगेगा, अब वो बंदा लोन कम लेगा। देखिए, 2 रीजन से लोन कम रहेगा। एक तो रेपो रेट बहुत ज्यादा है, अगर वो लोन ज्यादा लेता है तो उसको ब्याज भी ज्यादा भरना पड़ेगा। सेकेंडली, बिकॉज वो लोन कम ले रहा है। मैं बेसिकली इन इकोनॉमी में अगर लोन महंगा है तो जो प्रोडक्ट वो बना रहा है, मान लीजिए अगर वो कार बना रहा है और उसने लोन लेके कार ज्यादा बना भी ली, पर कस्टमर्स को भी तो लोन महंगा मिल रहा है, तो वो लोन ज्यादा लेके जिसके ऊपर उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को वहां पे इंक्रीज कर रहा है इस केस में। सिमिलरली उसके कस्टमर्स जो ज्यादा लोन लेके या फिर ज्यादा ब्याज दर पे लोन लेके उसी कार को परचेस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो कार महंगी ही पड़ रही है ना उन्हें। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट का भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग महंगी पड़ गई क्योंकि लोन ज्यादा था। सिमिलरली कस्टमर को एक्चुअली वो ही महंगी गाड़ी खरीदने के लिए और महंगा लोन लेना पड़ता है। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट ओवर हियर कि भाई जब आरबीआई रेपो रेट ट्वीक करता है तो इकोनॉमी पे कैसा प्रैक्टिकल इंपैक्ट होता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये रेपो रेट के साथ में खेलता कैसे है, ये भी चीज मैं आपको समझाता हूं। ये इसे इकोनॉमिक साइकिल कहते हैं। बेसिकली देखो, कायदे से तो आप लोग फिर ये जो मैंने नैरेटिव दिया है उसकी वजह से आप तो बोलोगे कि भाई रेपो रेट तो हमेशा ही कम होना चाहिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती रहेगी और लोग खरीदते रहेंगे और ऐसे चल के तो सब बढ़िया ही बढ़िया होगा कि जो चाहिए वो मिल भी रहा है सस्ते में और जो बना रहा है वो भी सस्ते में बना ले रहा है। लेकिन अब इसका डिसएडवांटेज समझो, अगर रेपो रेट कम रहेगा तो लोन बहुत सस्ते में मिलेगा आपको भी और मैन्युफैक्चरर को भी। तो उसने प्रोडक्ट भर भर के बना लिया, मतलब मार्केट में ढेर सारे प्रोडक्ट आ गए, फिर आप लोग जाके उन सारे प्रोडक्ट्स को खरीदने लगोगे। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में सर्कुलेशन बढ़ता है। अब आपको लगेगा ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है, इसमें गलती क्या है। बहुत ज्यादा बायर्स आ जाते हैं मार्केट में, सभी लोग अपना ईएमआई कार्ड लेके पहुंच गए भाई कि हमको भी कार दे दो या हमको भी टीवी दे दो। तो ऐसे में टीवी का दाम बढ़ जाता है। सेलर्स क्या करते हैं, उनको दिख रहा है ना दुकान पे ढेर सारे कस्टमर्स है, व्हाई टू गिव डिस्काउंट्स, व्हाई टू सेल एट अ लोअर प्राइस, चलो प्राइस इंक्रीज किया जाए, चलो मार्कअप कर दिया जाए ऐसे सिनेरियो पे। तो ऐसे करके महंगाई का दर बढ़ता है क्योंकि पैसा ही सस्ता हो चुका है। पैसा सस्ता होना मतलब लोन क्योंकि कम रेट पे मिल रहा है तो पैसा सस्ता हो गया। क्योंकि पैसा ही सस्ता हो चुका है तो चीजों का दाम बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में होता क्या है कि जो भी आपने लोन लेके आप लोग जो चीज बाय करने की सोच रहे थे, वो चीज फिर अल्टीमेटली डिमांड के वजह से, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड इन द मार्केट, द प्राइस गोज अप। ऑलराइट, तो फिर आप क्या करते हो, आप और बोरोइंग करते हो। ठीक है भाई, अब दाम ऊपर चले गया तो मैं और बोरो कर देता हूँ क्योंकि बोरो करना तो सस्ता है। ऐसे करके इकोनॉमी में बोरोइंग बढ़ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाती है और इकोनॉमी को बूस्ट जरूर मिलता है। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, क्योंकि दाम बढ़ता है और चीजों का दाम बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई फिर कंट्रोल से बाहर चली जाती है। और ये भी एक चीज है जो हमें आरबीआई को चेक में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जो लोअर तबके के लोग होते हैं या फिर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, उनके लिए तो ये चीज दिक्कत होती है ना। उन्हें कोई एकदम ओपनली लोन नहीं देता, उन्हें कोई ओपनली क्रेडिट कार्ड नहीं देता। अब वो बंदा अपना बेचारा मेहनत करके टीवी खरीदने जा रहा है, ऑलरेडी शोरूम में इतनी लाइन लगी है और टीवी का दाम बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ दिस भीड़। तो वो बेचारा जो गरीब तबके का इंसान है वो कैसे उस टीवी को अफोर्ड कर पाएगा, राइट? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन अब उस टीवी का प्राइस रेगुलर से भी बढ़ चुका है। तो ऐसे केस में आरबीआई क्या करेगा, वो बोलता है लेट्स टेक अ स्टेप बैक, जितने आपने टीवीज बना लिए हैं पहले आप उनको बेचिए,
जितनी भी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, जितनी भी इकोनॉमी में लिक्विडिटी आई है आरबीआई के इस रूल की वजह से, लेट्स कूल दिस डाउन एंड लेट्स सेटल दिस डाउन। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज इंक्रीज द रेपो रेट। लेंडिंग को वो फिर और महंगा कर देता है। रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, अब आपको वो टीवी महंगी मिल रही है और लोन भी महंगा मिल रहा है। ऐसे केस में बायर क्या करता है, हमारे जैसा मिडिल क्लास आदमी क्या करता है, वो अपने हाथ पीछे कर लेता है। वो यहाँ पे कहता है कि नहीं, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस ट्रांजैक्शन, क्योंकि अब मुझे लोन भी सस्ते में नहीं मिल रहा है और टीवी भी महंगी मिल रही है, तो दिस इज नॉट अ गुड डील फॉर मी। ऐसे करके फिर जो होता है डिमांड कम होती है, कुछ कस्टमर्स फिर शॉप से निकल जाते हैं एंड अल्टीमेटली इकोनॉमी में फिर क्या ऑब्जर्व होता है कि भाई दुकान पे भीड़ कम हो गई है, फिर वो लेके आते हैं सेल, राइट। जब प्रोडक्ट ज्यादा हो, जब इन्वेंट्री ज्यादा हो शॉप्स में, जब माल ज्यादा बन चुका हो और खरीदने वाले कम हो, तभी तो प्राइस ड्रॉप होता है। फिर ऐसे केस में सेल आती है। फिर जितने लोग के पास में विदाउट लेंडिंग कैपेसिटी, अभी भी याद रखो रेपो रेट इस सिनेरियो पे अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाई है, तो लोन लेके परचेस करना लोग अवॉइड करेंगे। तो जिनके पास नकदी पैसा है, जिनके पास कैश है, जिनके पास वन टाइम पेमेंट के ऑप्शंस है, या जो लोग हाई इंटरेस्ट रेट को अफोर्ड कर सकते हैं, सीधी बात, वो लोग जाके अपने माल को उस दाम पे खरीद लेंगे एंड इवेंचुअली फिर से इकोनॉमी स्टेबलाइज करेगी। सो दिस इज एन इकोनॉमिक साइकिल जहां पे रेपो रेट को कम किया जाता है टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट, और फिर रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है टू एक्चुअली मैच द फंडामेंटल्स। दोनों ही चीजें, रेपो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। आप जितना लोन कम कर दोगे, जितना इंटरेस्ट रेट कम करोगे, उतना लोग बाइंग ज्यादा करेंगे, उतना मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन फिर बढ़ते जाएगा सब्सिक्वेंटली। तुरंत नहीं हो जाता है, इट्स अ साइकिल। जैसे ही फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, रेपो रेट को फिर से बढ़ाया जाता है ताकि मार्केट में थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो, डिमांड सप्लाई का गैप थोड़ा कम हो, जिससे प्राइस इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाए एंड फिर से फिर रेपो रेट को डाउन कर दिया जाता है ताकि इकोनॉमिक फिर से एक बार चक्का चलता रहे, राइट। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक साइकिल जो कंप्लीटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओन करता है और गाइड करता है। पर्सनली इंडियन रिजर्व बैंक, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या फिर इंडियन सेंट्रल बैंक जो है, वो बहुत ही रोबस्ट काम करता है। मैंने बीइंग एन इकोनॉमिस्ट एंड बीइंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, राइट, मैं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हूँ। सो ऐसे केस में हम लोग ने ढेर सारे केस स्टडी की होती है, अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज की भी। जनरली यूरोपियन कंट्रीज फेल कर जाती है, यूरोपियन रिजर्व बैंक जो है या यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है, वो अपनी इकोनॉमी को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये इशू आता है, जापान ने भी ये इशू फेस किया है, बट आर कंट्री जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इट हैज डन अ कमेंडेबल जॉब। अगर आपको हमारे कोई गवर्नमेंट एजेंसी का बहुत अप्रिसिएशन करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेफिनेटली डिजर्व्स द अप्रिसिएशन, क्योंकि हमारे देश को हर रिसेशन में बहुत बेटर तरीके से मैनेज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आज भी हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ काफी रोबस्ट है और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफी सस्टेनेबल है। बेसिकली हमारे इकोनॉमिक फ्रॉड्स, बैंकिंग फ्रॉड्स का लेवल काफी कम होता है, और होता है तो पकड़ा जरूर जाता है। आपने देखा होगा रिसेंटली रिजर्व बैंक ने काफी सारे बैंक्स को नोटिस भेजता है, काफी सारी एक्शन करता रहता है। बेसिकली रिजर्व बैंक इज नॉट अ बैंक, इंडियन आरबीआई बेसिकली इज नॉट अ प्लेस जहां पे लोग हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहते हैं। दे आर टेकिंग एक्शन एंड दे आर कॉन्स्टेंटली डूइंग देयर जॉब विद अ वेरी गुड एफिशिएंसी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। विद दैट सेड, आई होप आप लोग को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शनैलिटी के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दिस वाज अ स्टॉक मार्केट सेंट्रिक वीडियो बिकॉज दिस इज अ स्टॉक मार्केट सेंट्रिक चैनल। आपको इसके ऊपर में और डिटेल एनालिसिस चाहिए कि हाउ डज सीआरआर एंड एसएलआर वर्क्स, या फिर और भी बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू क्रिएट कंटेंट अराउंड फाइनेंस, एंड अंटिल देन आई विल सी यू in the next one.